वेतरी की आंखों से आंसू छलक रहे थे। जैसे जैसे सड़क के बीचों बीच बने हुए हवन कुंड में पंडित जी मंत्रोच्चारण करके आहुति दे रहे थे, मानो जैसे वेतरी के कंधों से एक बोझ उतर रहा था। धीरे धीरे वो जो कार्यक्रम है हवन का आगे बढ़ता जा रहा था। वेतरी के वो आंसू शायद भावयुक्त थे, लेकिन शायद उसमें खुशी के आंसू भी थे। कुछ समय बाद हवन यज्ञ पूरा होता है। गांव में फिर छोटा सा भोज का कार्यक्रम होता है। जब यह कार्यक्रम समाप्त होता है तो वेत्री एक लड़के को गले लगा लेते हैं कस के। अब उनके आंखों से अश्रुधारा बह पड़ती है। वो लड़का भी रो रहा था। वेत्री कहते हैं, बेटा, आज तेरी माँ से किया हुआ वादा पूरा हो गया। उम्मीद है अब उसको मुक्ति मिलेगी, और यह भी उम्मीद करता हूँ कि तू भी अपनी जिंदगी अच्छी जिएगा। अब मुझे लगता है कि मैं खुशी खुशी रिटायर हो सकूंगा, क्योंकि वादा जो पूरा कर लिया। आज से कई साल पहले मेरे जीवन का मकसद कुछ और था, लेकिन तेरी माँ ने उस सारे मकसद को बदल दिया। उम्मीद है वो खुश होगी और मेरी जान छोड़ेगी। ये कह के दोनों हंसने लग पड़ते हैं। शायद उसके आसपास ही कोई इन दोनों की बातों को सुनकर हंस रहा था, आखिरी बार। उसके बाद वो परमात्मा में लीन होने वाली थी। लेकिन वेत्री कौन है? कौन है वो लड़का जिसके गले लगकर ये रो रहे थे? और कौन है वो औरत जो उस लड़के की तो माँ थी, लेकिन क्या रिश्ता था उनका वेत्री के साथ? शुरू करते हैं आज का किस्सा, लेकिन उससे पहले अपना कार्य जरूर कर दीजिए। यानी कि जो नए हैं प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। लाइक, हाइप, कमेंट लाजमी है। जैसा मैंने एक टारगेट दिया हुआ अपने रेगुलर व्यूअर्स को कि भाई आपको रोज़ कमेंट करना ही करना है, क्योंकि इससे रीच और बढ़ेगी, क्योंकि आप ही चाहते हैं कि मेरा चैनल और ग्रो हो। तो लाइक और कमेंट के बिना नहीं चैनल छोड़ना, नहीं इस वीडियो को छोड़नी, शेयर भी लाजमी करना है। जो नए व्यूअर्स है आपसे भी गुजारिश है कि अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ के साथ ही जो ये बाकी 3 काम मैंने कहे वो भी लगे हाथ कर ही दीजिए। अब हम बढ़ते हैं इस किस्से की ओर। क्या कहता है ये किस्सा? ये किस्सा जितना खौफनाक है उतना मार्मिक भी है। कई परतें हैं इस किस्से की, और परत दर परत जैसे ये किस्सा खुलता है वैसे ही ये रोंगटे भी खड़े करता है। वेत्री मद्रास के एक गांव से ताल्लुक रखते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई मद्रास चेन्नई है ना? नहीं नहीं नहीं, मद्रास पुराना नाम है, क्योंकि किस्सा भी कुछ नया नहीं है। बात है 1988 की, जब वेत्री कुछ समय उनको हुआ था, वो पोस्टमैन की जॉब कर रहे थे और उनकी ट्रांसफ़र मद्रास के ही एक गांव में हो जाती है। अब ये इनके घर से तो दूर था, लेकिन सरकारी नौकरी थी। नौकरी क्या और नखरा क्या, यही इनकी सोच थी, और ये चल पड़ते हैं उस गांव की तरफ। अब जब ये गांव पहुंचते हैं तो इनको थोड़ा सा अजीब सा वातावरण तो महसूस होता है, क्योंकि दिन के समय में भी गांव में कोई बहुत ज़्यादा चहल पहल नहीं थी, और ख़ास तौर पर वो सड़क जो उस गांव से लिंक होती थी, बड़ी सड़क होने के बावजूद वहाँ पर ट्रैफिक इतनी कम थी। अब ये सोचते हैं कि यार गांव तो मुझे ठीक ठाक लग रहा है, और गांव पर जैसे ही मुड़ते थे गांव की सड़क पर, उनको कुछ ही दूरी पर साफ तौर पर पोस्ट ऑफिस नज़र आ रहा था, और एक साथ में शायद कुछ और बिल्डिंग थी जो सड़क के पास थी। हालांकि ये देखने में किसी का घर नहीं लग रही थी, कुछ ऑफिशियल लग रही थी, जो इनको बाद में पता लगता है। अब ये पोस्ट ऑफिस जाते हैं। वहाँ के जो पोस्ट मास्टर थे वो शायद अपनी रिटायरमेंट एज के आसपास थे, कुछ बुजुर्ग थे, और ये अपना ज्वाइनिंग लेटर वगैरह पत्र जो भी है दिखाते हैं, और उसके बाद वो भी खुश होते हैं कि चलो भाई एक यंग मैन आया है, अब तो भाग भाग के काम करेगा भाई। जो पहला था वो भी रिटायर होने वाला था, मैंने तो जान छुड़ाई उससे। थोड़ी देर ये हंसते बातें करते हैं, और अचानक से वो जो शख्स थे वेत्री की तरफ देखकर गंभीर हो जाते हैं। वो कहते हैं, बात सुन बेटा, एक शाम के, अच्छा पहले तू ये बता तू रहेगा कहाँ पे? तो वेत्री कहते हैं कि अभी तो सर मैंने सोचा नहीं है। तो जो वो पोस्ट मास्टर थे वो कहते, देख मेरा तो जो घर है वो शहर में है, जो कुछ पास में है, और मैं तो वहाँ पे रहता हूँ, मेरा अपना घर है। तो तू कहाँ रहेगा, शहर में या फिर यहाँ पे? तो ये कहते हैं कि शहर में फिर मैं रह लूँगा सर, मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं है, अभी तो मैं 3-4 दिन के कपड़े लेकर आया हूँ, इतवार भी आने वाला है, फिर उसके बाद मैं दोबारा आऊँगा, देखूँगा कैसे करना है। तो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ऐसा काम कर, वो तुझे क्वार्टर नज़र आ रहा है,
जो सड़क के पास मैंने आपको कहा था बिल्डिंग है। जी जी हाँ, वो सरकारी क्वार्टर ही है, हमारे लिए ही है। तो वहाँ पे रुक, तेरा खर्चा भी बचेगा और साथ के साथ ही यहाँ पर तुझे खाने पीने का मैं सारा बंदोबस्त करा दूंगा, उसकी तूने चिंता नहीं करनी। एक इनका सबॉर्डिनेटर था, उसको बुलाते हैं और उसको ये सारी बात समझा देते हैं। अब राजन यानी कि वो जो सबॉर्डिनेटर था, राजन को कहते हैं कि साथ देना है और भी शुरू में इनको गलियों वगैरह का एड्रेस वगैरह का नहीं पता होगा, तो साइकिल साथ में लेकर चले जाना। सारी बात अब हो जाती है। राजन एक बात का इशारा कर रहा था पोस्ट मास्टर को कि साहब वो, हाँ 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 सच, बात सुन मेरी बेत्री, जब शाम होगी इस क्वार्टर से बाहर नहीं निकलना। ये सोचते हैं, मतलब मैं समझा नहीं। कहने का मतलब है कि जैसे रात को खाना खाने के बाद टहलना, ये वो, ऐसा कुछ नहीं करना बेटा। ये सोचते हैं कि भाई मैं वैसे तो ठीक है, अपने काम से काम ही मतलब है मुझे, लेकिन कई बार इंसान का दिल तो करता ही है कि भाई क्वार्टर में बैठ के क्या करेंगे, आसपास गांव में घूमेंगे, खुली जगह है। हालांकि इससे पहले ये कुछ कह पाते, वो कहते हैं कि मैं सिर्फ ये तुझ पर लागू नहीं कर रहा, ये सारे गांव पर लागू हो चुका है। गांव में कोई भी आदमी जब अंधेरा हो जाता है बाहर नहीं निकलता, तो ये चीज़ तुझ पर भी लागू होगी और मैं तुझे बड़ा स्ट्रिक्टली कह रहा हूँ। इससे पहले कि ये कुछ सवाल पूछ पाते, वो फिर से एक बार दोहराते हैं कि कुछ बातें उसी वक्त नहीं की जा सकती, धीरे धीरे पता लगेगी। राजन थोड़ा सा समझा देना, तूने बस एक बात ध्यान में रखनी है, बाहर नहीं निकलना। शाम होते ही उससे पहले जो कार्यक्रम करना है, जो कुछ करना है कर लेना। शराब पीता है? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं पीता। फिर तो बढ़िया बात है, आराम से रात को खाना खाओ, सो जाओ। और हाँ, खिड़की भी कोई खुली नहीं रखनी, खास तौर पर वो खिड़की जो सड़क की तरफ खुलती है। अब ये सोच रहे थे कि भाई क्वार्टर ना हुआ जेल हो गई कि शाम को बाहर नहीं जा सकते, खिड़की नहीं खोल सकते, इससे अच्छा मैं शहर तो नहीं चले जाऊं। लेकिन अब कहने का मतलब है कि पोस्टमास्टर ने खुद ही कह दिया था, तो अब उनकी आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर सकते थे। ज़्यादा कुछ ये कहते नहीं है। और अब ये राजन कहता है कि चलो सर, मैं आपको घुमाता हूँ, थोड़ा सा गांव घुमाता हूँ। अब ये गांव में घूम रहे थे, बीच बीच में दिल तो इनका कर रहा था कि मैं बात करूं कि भाई क्या सीन है। तो ये पहले कहते हैं कि राजन ऐसा कर, मुझे क्वार्टर में तो ले जा भाई, साफ सफाई की है ना? हाँ हाँ वो सर साफ ही रहता है, हम साफ कर देते हैं 3-4 दिन बाद। बेड वगैरह है वहाँ पर, बिस्तर का आपको करना पड़ेगा, मैं आपको अपने घर से बिस्तर ला देता हूँ, जब आप अगली बार आओगे तो बिस्तर लेते आना। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये चल पड़ते हैं क्वार्टर के पास। क्वार्टर तो देखने में बड़ा अच्छा लग रहा था। जब ये खिड़की खोलते हैं, सामने से सड़क नजर आ रही थी। कई सवाल थे इनके मन में, जिनके ये जवाब उसी वक्त चाहते थे, लेकिन मौके की नज़ाकत शायद उस समय साथ नहीं दे रही थी, क्योंकि पहले दिन अभी ये राजन को भी अच्छे से नहीं जानते। पोस्टमास्टर का स्वभाव तो इनको काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन साथ में कुछ अथॉरिटेटिव भी लगा कि भाई जो बात कह दी उस पर सवाल जवाब नहीं। इसलिए वो सोचते हैं कि चलो भाई, मैं जैसा कह रहे हैं वैसा करता हूँ, लेकिन धीरे धीरे फिर मैं जब थोड़े बहुत यूज टू हो जाऊँगा, थोड़ा बहुत मेरा यहाँ पर लोगों के साथ वाकफियत हो जाएगी, तो फिर बातों बात में पूछ लूँगा, ऐसी भी क्या बात है। अभी इनके मन में कुछ ऐसा नहीं चल रहा था कि कुछ ऐसी शक्ति हो सकती है जो जिसकी वजह से सारे गांव में डर है कि रात के समय में यहाँ पर कोई नहीं आता, या इस गांव से कोई घर से तक बाहर नहीं निकलता। इमरजेंसी में क्या होगा, कुछ नहीं पता। अब ये इसी सोच में पड़े हुए थे और धीरे धीरे शाम हो जाती है। इससे पहले अंधेरा हो, पोस्ट मास्टर तो जल्दी से अपना टिफिन पकड़ते हैं और अपने स्कूटर से निकलने की करते हैं। वहीं दूसरी ओर राजन कहता है कि चलिए साहब, मैं आपको फिर छोड़ आता हूँ क्वार्टर, और खाना मैंने अपनी घरवाली को कह के बनवा दिया है, तो वो भी मैं पहुँचाता हूँ आप पर। और बस वो, हाँ हाँ भाई मुझे पता है, खिड़की नहीं खोलनी, बाहर नहीं निकलना, जेल में चले जाना है, सो जाना। ये कह के दोनों हंसने लग पड़ते हैं। अब थोड़ी सी राजन के साथ पहले दिन ही अच्छी हो गई थी। अब ये उस क्वार्टर में जाते हैं। क्वार्टर में जाने के बाद ये सोने की तैयारी करते हैं। रात के समय में इनको कुछ महसूस होता है कि आसपास की कुछ आवाज़ें हैं, कुछ अच्छी आवाज़ें नहीं हैं, कुछ दर्दनाक आवाज़ें आ रही हैं, जिसको ये शुरू शुरू में समझ रहे थे शायद कोई कुत्ता रो रहा होगा, या कुछ दूर से जानवर कहीं लड़ने की, घुराने की आवाज़ें आ रही हैं। अब इनको ये बात समझ में आ चुकी थी कि या तो ये मामला है कोई चोर लुटेरों का, या तो मामला है कोई खूंखार जानवरों का, क्योंकि कुछ ही दूरी पर एक छोटा सा जंगल भी पड़ता था, और ना जाने उस जंगल में कैसे खौफनाक जानवर हो, और रात के समय में
इंसान जब अकेला कहीं होगा तो जानवर अगर हमला कर दे तो इससे पहले कोई बचाने को आए उससे पहले ही काम तो खत्म होना लाजमी है। यही बातें सोचकर ये सोचते हैं कि भाई अब ठीक है, मुझे लग रहा है कि मुझे बाहर नहीं निकलना चाहिए। लेकिन यार खिड़की तो पर ये सोचते हैं कि नहीं यार, खिड़की की जो फासला है, जैसे वो होता है जेलों जैसा होता था, पुरानी खिड़कियाँ होती थी वैसा था। तो ये सोचते हैं कि भाई ऐसा ना हो कि कोई छोटा मोटा जानवर ही आ जाए, तो मैं क्यों रिस्क लूंगा, और कल को किसी ने अगर देख लिया तो शिकायत कर दी, मैं फालतू में ही ऐसे ही गालियाँ खाऊंगा, रहने देता हूँ, ठीक है। अब ना इस बात को 2-4 दिन बीत चुके थे, ये बिल्कुल ऐसे ही रूल फॉलो कर रहे थे, ऐसे ही रह रहे थे। और उसके बाद ये अपने घर जाते हैं, घर के बाद उसके बाद सारा सामान लेकर आते हैं रहने का। और अब यूँ कहें कि गांव में हालांकि कुछ वीराना सा माहौल तो था, लेकिन फिर भी इनका दिल लग गया था। पोस्टमास्टर, जैसा मैंने कहा कि ठीक है, जिस बात का उन्होंने ऑर्डर देना होता था उस बात को लेकर वो बड़े अथॉरिटेटिव थे, लेकिन बड़े मजाकिया इंसान, बुजुर्ग हो चुके थे, हो सकता है 1-2 साल में उनकी रिटायरमेंट ही होने वाली थी, लेकिन बड़े मजाकिया इंसान, सारे दिन मजाक से बात करते, बेटा बेटा कह के पुकारते, इनको बड़ा अच्छा लगता, घर वाला माहौल था। जो राजन था वो भी वेतरी का किस्म का वो दोस्ती बन चुका था। अब ना हफ्ता हो चुका था, हफ्ते से ज़्यादा ही हो चुका था, 10 दिन के आसपास हो चुके थे, और वेतरी भी यूज्ड टू हो चुके थे। अपनी रूटीन के मुताबिक उन्होंने अंधेरा होने से पहले घर को अंदर से लॉक लगा लेना, क्वार्टर को, खिड़कियां सारी बंद कर देनी, पर्दे वगैरह आगे कर देने, खाना खा के सो जाना, और कुछ आवाज़ें वैसे ही आ रही। लेकिन कोई था जिसको इंतज़ार था, कोई उनकी ताक में था, शायद वो बरसों से उसका इंतज़ार कर रही थी। इनको एक सपना आता है, सपने में इनको ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई रो रहा है, सिसकियां लेकर कोई रो रहा है, धीरे धीरे बोल रहा है, मदद मदद चाहिए। ये उठते हैं, जैसे ही उठते हैं इनको जो आवाज़ है अपने सर के पीछे से आ रही थी, घूम के ये पीछे की ओर देखते हैं, इनकी तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक औरत थी जो कोने में बैठी हुई थी, सफ़ेद रंग की साड़ी तो थी लेकिन खून से सनी हुई, और वो धीरे धीरे बोल रही थी, मदद मदद। जैसे ही वो औरत सर उठाती है उसकी आंखें गायब थी। निश्चित तौर पर वो कोई इंसान तो थी नहीं, एक चुड़ैल थी। इनकी चीखें निकल जाती है और अचानक से जाग भी खुल जाती है। जैसे इनकी जाग खुलती है, ये पसीने से तरबतर तो थे, लेकिन इस बात का सुकून था इन्हें कि शुक्र है ये सपना था, एक भयावह सपना। लेकिन वो रोने की आवाजें आ रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि सपने की आवाजें असलियत में आ रही, और बिल्कुल हल्का हल्का इनको महसूस हो रहा था कि कोई धीरे धीरे कह रहा है, मदद मदद। बस ये डर के मारे चादर ओढ़ते हैं और सो जाते हैं। सुबह होती है और ये पोस्ट ऑफिस पहुंचते हैं। आज परेशान थे थोड़ा सा, लेकिन ये बात अगर कहते भी तो क्या कहते, किससे कहते कि मुझे ऐसा सपना आया और उस सपने के बाद भी मुझे ऐसा फील हुआ कि ये सब कुछ सच में हो रहा है। इनको लगा कि भाई 10-12 दिन हो गए हैं, कई बार वैसे ही एक तबीयत इतनी ठीक होती, और वीक होता है, और इंसान को महसूस होता है कि आसपास कुछ है, और इसको बात को आई गई इन्होंने कर दिया। लेकिन शायद कोई था या थी जो इसको आया गया करने नहीं वाली थी। उसको एक उम्मीद की किरण दिखाई दी थी वेत्री के रूप में, और वेत्री इसके बारे में जानता तक नहीं था कि वो किसी की उम्मीद की किरण बनेगा। अब अगला दिन आता है, बीतता, रात हो जाती है, वेत्री सो रहा था। अचानक से हूबहू उसको वैसा ही सपना आता है। वो उठता है पसीने से तरबतर, आवाजें उसको आसपास फिर भी आ रही थी आज, लेकिन फिर वो इस चीज को वहम समझकर सो जाता है। अब वेत्री को इस गांव में आए तकरीबन 2 महीने हो चुके थे, और 2 महीनों में 10 से 12 बार वो जो सपना था उसको आ चुका था।
हर बार एक चीज़ का डिफरेंस होता था कि जो औरत उसको उस कोने में बैठी हुई दिखाई देती थी, पहले तो वो जैसे बड़ी ही उसकी जो शक्ल थी वो तरस वाली होती थी, लेकिन जैसे-जैसे वो सपना दिन ब दिन उसको आता था, उसकी शक्ल काफ़ी ज़्यादा खूंखार हो रही थी, गुस्से वाली हो रही थी, जैसे वो अपनी बात कहना चाहती है और वेत्री समझने को तैयार तक नहीं है। शायद उसको पता ही नहीं था कि इस बात को समझा कैसे जाए। एक सपना ही तो था उसके लिए, लेकिन किसी के लिए ये एक सपना नहीं था। आज काफ़ी दिनों बाद, तकरीबन 10 दिन बाद वेत्री को फिर से वही सपना आता है। जैसे ही वेत्री उठता है, वो पसीने से तरबतर था। आज भी सपना आता है वेत्री को, ठीक वैसा ही सपना, लेकिन आज वो जो औरत थी, जो कोने में बैठकर गुस्से से देखती थी वेत्री की तरफ, आज वो उठ खड़ी होती है और अचानक से जैसे मानो हमलावर हो जाती है। फिर से वेत्री की आँख खुलती है। जब वो अपने आसपास देखता है तो उसको फिर ये देखकर राहत होती है कि सपना ही तो था, लेकिन ये बार-बार सपना मुझे आ क्यों रहा है? क्या मुझे राजन को इसके बारे में बोलना चाहिए? क्या इस जगह में कुछ तो नहीं है? क्या पोस्टमास्टर से बात करूँ मैं? लेकिन वो ये सारे विचार छोड़ देता है। लेकिन उसको गर्मी कुछ ज़्यादा लग रही थी आज। सारा बदन उसका पसीने से तरबतर हो रहा था और फिर वो कर पड़ता है और फिर वो कर बैठता है एक गलती। अपने बिल्कुल बेड के पास की खिड़की को वो खोलता है, जो बिल्कुल सामने वाली सड़क पर दिखाई देती थी। जैसे ही वो खिड़की खोलता है, सामने अंधकार ही अंधकार होता है, लेकिन उस अंधकार में चमकता हुआ उसको कोई दिखाई देता है, सफ़ेद कपड़ों में। सड़क पास ही थी, सड़क पर कोई खड़ी थी। उसके बाल बड़े-बड़े थे। वो ध्यान से देखने की कोशिश कर रहा है कि ये कोई जानी-पहचानी लग रही है। कहीं ये वही तो नहीं जो मेरे सपनों में आती है। इससे पहले बेत्री कुछ ज़्यादा सोच पाता, वो औरत इसकी तरफ देखती है। ठीक वैसे ही उसकी आँखें थी ही नहीं और वो अब भागती है। देखते ही बेत्री को भागती है बड़े गुस्से से। जैसे ही व्यक्ति ये नज़ारा देखता है, वो जल्दी से खिड़की का दरवाज़ा बंद कर लेता है। लेकिन अब वो इसका पीछा छोड़ने नहीं वाली थी। अब उस खिड़की के खटखटने की आवाज़ आती है बहुत तेज़, जैसे कोई बहुत शिद्दत से उसको खटखटा रहा था। वही आवाज़ अब घूमने लगी। कहने का मतलब, कभी वो एक खिड़की से खटखटाने की आवाज़ आती, कभी दूसरी खिड़की से, कभी दरवाजे से, और साथ के साथ ही घुर्राने की। लेकिन वेत्री दरवाज़ा खोलता कैसे? क्योंकि उसको पता था कि जो दरवाज़ा खटखटा रही है, निश्चित तौर पर वो कोई इंसान नहीं हो सकती, वो कोई औरत नहीं हो सकती, वो है चुड़ैल, वो है प्रेत आत्मा, भूतनी। और अगर मैंने दरवाज़ा खोल लिया तो मेरी लाश यहाँ पर मिलेगी, हो सकता है वो भी ना मिले। अभी ये ज़माना 1988 के आसपास का चल रहा था, जैसा मैंने कहा है, और वहाँ पर कोई मोबाइल वगैरह का भी बंदोबस्त नहीं था कि किसी को फ़ोन करके बुला लें। सुबह होने में अभी 3-4 घंटे बाकी थे। ये 3-4 घंटे बहुत मुश्किल से निकलते हैं बेत्री के। बेत्री बस भगवान का नाम जप रहा था कि जैसे तैसे करके जल्दी से सुबह, और सुबह जैसे जैसे होने लगती है वैसे वैसे वो आवाज़ें पहले थोड़ी सी धीमी पड़ती हैं, फिर उसके बाद ख़त्म हो जाती हैं। बेत्री की आवाज़ तक नहीं निकल रही थी, तो मानो जैसे अपने आधे प्राण को आ चुका था। धूप चढ़ आई थी, शायद पोस्ट ऑफिस जाने का समय निकल चुका था। इसी वजह से राजन अब दरवाज़ा खटखटा रहा था आवाज़ लगा के। अरे बेत्री सर, दरवाज़ा खोलिए, क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है? अरे उठा नहीं गया आज? पोस्टमास्टर साहब ने भेजा है कि कहाँ रह गया भाई? अब जैसे ही बेत्री आवाज़ सुनते हैं राजन की, उनकी थोड़ी सी जान में जान आती है, और दरवाज़ा खोलते ही जब राजन उनकी दशा देखता है तो हक्का बक्का रहता है। सर क्या हुआ? बेत्री कहता है, भाई ये पूछ, क्या नहीं हुआ? अरे कौन थी वो? राजन कहता है, किसकी बात कर रहे हो आप? अरे कल जिसने मुझे परेशान परेशान भाई, अगर ये दरवाजे ना होते, खिड़कियां ना होती, मेरी जान निकल जानी थी। कहीं आपने खिड़की तो नहीं खोल दी? खोली यार।
अरे क्या बताऊं तुझे, अभी ये बात कर रहे थे वेत्री, वो राजन को गौर करते हैं। राजन तो जैसे बस बुत बनकर खड़ा था, आंखें खुली थी, मुंह खुला था। खिड़की खोल ली आपने? अरे सर कहा था नहीं खोलनी। बात छोड़ भाई, लेट हो जाएंगे, पहले पोस्ट ऑफिस चलते हैं, फिर आराम से कहीं खेत में जाके बात करते हैं। अब राजन वेत्री से ज्यादा परेशान लग रहा था, क्योंकि वेत्री ने जो कल देखा था वो सिर्फ उसने देखा ही था, लेकिन जानता शायद उसके बारे में राजन था कि जो उसने देखा है वो क्या आफत है। अब ये पोस्ट ऑफिस पहुंचते हैं, पोस्ट मास्टर पूछते हैं अरे क्या हो गया? वेत्री कहता है मेरी तबीयत कल की थोड़ी सी ज़्यादा खराब नहीं थी। लेकिन पोस्ट मास्टर कहते हैं अरे तू क्यों परेशान है भाई, इतना बीमार वो है तो ज़्यादा तू लग रहा है। कहता नहीं नहीं नहीं, वो मैंने सुबह वेत्री सर को देखा, जब वेत्री सर उठे तो मैं हालत देख के मेरी हालत ख़राब होगी कि सर को क्या हुआ। मैंने सर को कहा कि हॉस्पिटल चलते हैं। कहते हैं नहीं मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ। चलो अब पोस्ट मास्टर कहते हैं चलो ठीक है भाई, देखो कहाँ कहाँ जो पत्र है वो पहुँचाने हैं। अब ये बस पत्थर इकट्ठे करते हैं और निकल पड़ते हैं दोनों बाहर। बाहर एक जगह पर जाकर खड़े होते हैं। अब राजन कहता है सर आप तो गए। वित्री कहता है अरे भाई क्या गया, कहाँ गया, क्यों गया, बता तो सही, क्या क्यों बोल रहा है मुझे ऐसा? अरे भाई तरस खा मुझ पर, कोई मेरी बात सुन रहा है? कैसे मैं चला के बोल रहा हूँ, कुछ तो बता क्या हुआ। तो राजन कहता है कि सर इसलिए आपको कहा था कि दरवाजे मत खोलना, खिड़कियां मत खोलना। उसने पक्का आपको देख लिया, उसने दरवाजे खटखटाए थे। क्या कह रही थी वो? कुछ कह रही थी ना? हाँ यार कुछ कह तो रही थी, तो मैंने इतना गौर नहीं किया क्योंकि उसकी आवाज बड़ी खतरनाक थी यार। बट एक चीज वो कह रही थी, वो कह रही मदद। क्या? हाँ मदद। सपने? कौन से सपने? अरे यार तुझे अब सारी बात बताता हूँ। फिर ये तसल्ली से उसको सारे अपने सपने बताते हैं, कैसे कैसे ऐसा हुआ। फिर उसने कल जब उसको देखा, वो दरवाज़ा तो खटखटा रही थी लेकिन साथ में मदद मदद कह रही थी। राजन कहता है ये बड़ी अजीब चीज़ है, आज तक भी जो उसके हत्थे चढ़ा है, वैसे तो वो मारा ही गया, लेकिन अगर कोई बचा भी है तो वो बड़ी खूंखार है। अरे सच में वो भूतनी है कोई? ये कोई चोर उचकों की गैंग वैंग तो नहीं है जो ऐसे ही बनकर कहते हैं नहीं सर कुछ नहीं ऐसा? ये प्रेतनी है। काफी वर्षों से ये हमारे गांव में श्राप बनकर डेरा डाले हुए है। ये कौन है भाई? थी मतलब कौन थी? ये कहते हैं देखो साहब, अब पता नहीं आप इन बातों पर कितना विश्वास करेंगे, लेकिन लोग सारे उसको प्रेतनी कहते हैं। हम भी जब जैसे आपका मैंने किस्सा सुना गुस्सा मुझ पर आ रहा, लेकिन इसमें उसकी गलती क्या है? उसके साथ हुआ बहुत बुरा। कहते मैं समझा नहीं। तो फिर अब ये बात करनी शुरू करते हैं। कहते हैं बात है साहब कुछ 10 बरस पहले की। मालती नाम की एक औरत यहाँ पे रहती थी, विधवा औरत थी। 2 साल का उसका बच्चा था, सुंदर, बेहद खूबसूरत। काफी लोगों की नीयत इस पर खराब थी, लेकिन नीयत खराब होना अलग बात होती है, बस चलना अलग बात होती है। कुछ गांव के मोहतबर आदमी थे, उनमें से एक बड़ा परिवार था, बड़ा घर था। उसका एक लड़का था, उसकी खासे तौर पर इस पर नीयत खराब थी। कई बार उसने उसको राह जाती को छेड़ा। उसके कुछ गुंडे थे जो हमारे ही गांव के लोग थे, 5-6 लोग थे। इसको कई बार उसने लालच दिया मुझसे शादी कर ले। सबको पता था उसने शादी क्या करनी है, बस अपनी जिस्म की भूख मिटानी और उसको बाद में फेंक देना। लेकिन वो लड़की बड़ी अच्छी थी, मालती। विधवा हो चुकी थी, 2 साल का बच्चा था, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट उसकी थी पहले नंबर पे। जैसे तैसे करके कुम्हारन थी, अपना घर चलाती थी बर्तनों से मिट्टी के। लेकिन कहते हैं ना जब कोई सत्ता के शक्ति के नशे में चूर हो जाता है तो फिर बहुत कुछ कर देता है। एक बार इसका बेटा बीमार हुआ था, ये शहर गई। रात के समय में ये बेचारी पैदल ही आ रही थी इसी सड़क पे, जो सड़क पे आपको वो नजर आई। लेकिन उसकी किस्मत उस दिन अच्छी रही थी। ये गुंडे बदमाश लोग उस दिन कहीं से आ रहे थे, अकेली देखकर नीयत खराब हुई। उसको गाड़ी में बैठने को कहा, लेकिन वो कहाँ मानती। लेकिन दूसरी ओर ये लैंडलॉर्ड का जो लड़का और उसके गुंडे अब जबरदस्ती को उतर रहा है।
रात का समय था। इसके चीखने चिल्लाने की आवाज़ें गांव में तो आई, लेकिन पता नहीं कोई गांव से बाहर क्यों नहीं निकला। क्या सोचकर, शायद डर गए थे कि कोई चुड़ैल की आवाज़ तो नहीं, शायद। लेकिन उन लोगों ने इसका हाल बहुत बुरा किया। ना ही सिर्फ इसके साथ गलत काम किया सबने बारी बारी, बल्कि इसको इतने बुरे तरीके से मारा, इतने बुरे तरीके से मारा। जब सुबह हमने इसकी लाश देखी, सबकी रूह तक कांप गई, आंखें गायब थी। उन जाहिलों ने आंखें तक निकाल ली थी, पेट की अंतड़ियां तक बाहर निकली हुई थी। बहुत बुरा हाल, बहुत बुरा हाल था। उसका बच्चा, कहते तो हैं कि उन्होंने उस बच्चे को नहीं छोड़ा, मार मोर दिया कहीं पर, लेकिन उस बच्चे की लाश नहीं कभी मिली। 2 साल का था, 2 साल का था बस। अब जब सुबह ये घटना हुई, ये तो हमें बाद में पता लगा कि ये कांड किसका, तब तो किसी को नहीं पता था। लेकिन उसके बाद से फिर वो तो मर गई, उसका शरीर तो खत्म हो गया, लेकिन उसकी आत्मा, अब उसकी आत्मा ने बदला लेना शुरू किया। धीरे धीरे करके उसके गुर्गे ना जाने कैसी अवस्था में मरने शुरू हो गए। एक जो गुंडा था वो तो उसके अगले दिन से गायब था, सारा परिवार उसका गायब था। फिर थोड़ा सा तब शक भी हुआ था कि भाई कहीं इन लोगों का काम तो नहीं है, क्योंकि इन सब की नियति तो खराब थी। बाकी जो लोग थे वो भी धीरे 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 मरते गए। किसी का इसी सड़क पर एक्सीडेंट हुआ बहुत बुरी हालत में, किसी ने कुएं में छलांग मारकर जान दे दी। कई, जैसे एक लड़का था वो पागल हुआ, पहले पागल हुआ फिर मरा, फिर उससे पता लगा कि इन्होंने ये कांड किया था। इससे पहले कि सज़ा पूरी हो सकती सबकी, जो ये चौधरी था इसका लड़का बाहर भाग गया, शहर के बाहर भाग गया, इसको भगा दिया गया। बाद में पता लगा कि वो देश भी छोड़ गया, क्योंकि यहाँ पर अगर बात और गर्म हो जाती तो नेचुरली बात है, कोर्ट कचहरी का चक्कर पड़ना था। इससे पहले उन्होंने उसको बाहर कर दिया और आज भी वो देश के बाहर ही रह रहा है। फिर धीरे धीरे इनका परिवार भी वहाँ से चला गया। अब जब ये सब कुछ हुआ, तब से लेकर अब तक उस बेचारे की आत्मा भटकती है। अब वेत्री सोच रहे थे कि मदद वाली क्या बात हो सकती है भाई, मदद, मदद, कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो चीज है। अब ये बात जब सोचते हैं तब इनके दिमाग में आता है, अरे ये सारी बातें बाद में, भाई तू जो कह रहा था मुझे कि जिसको वो देख रही थी उसको छोड़ते नहीं, हाँ ये बात तो सच है, तो मुझे भी उसने देख लिया। अब मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप अब उस क्वार्टर में ना ही रुको। अरे यार मैं अब ऐसे कैसे चले जाऊँगा, जान से बढ़कर भी कुछ होता है क्या। ये बात उसकी थी तो ठीक, राजन की, लेकिन वेत्री ये सोच रहे थे कि वो मदद क्यों पुकार रही है, क्या है ऐसा मुझ में, क्या बात है कि जिससे वो मेरे साथ इस बारे में बात कर रही है, मदद। कभी भी बकौल राजन के कुछ ऐसी बात हुई नहीं। अब राजन कहता है कि एक बाबा है, मैं आपको उनसे मिलाता हूँ, शायद कुछ हो जाए। थोड़ा बहुत वेत्री को भी तो डर था इस चीज़ का कि भाई जान से बढ़कर क्या हो सकता है। तो ये बाबा जी के पास जाते हैं, बाबा जी ध्यान वगैरह लगा के कहते हैं कि भाई वो अब तुझे छोड़ेगी नहीं, उसकी नज़र तेरे पर पड़ गई है। वो एक इनको मौली बांधते हैं और कहते हैं कि रात के 12 बजे उस सड़क पर तूने दिया जलाने जाना है। जब तू दिया जलाएगा उसके बाद फिर वो तेरा पीछा छोड़ देगी, पर याद रखना, ध्यान रखना इस बात का कि कभी उसका सामना दोबारा मत करना। अब इनकी रूह तक काम जाती है, अरे बाबा वहाँ से तो लोग दूर भागते हैं, मुझे दिया जलाने की बात कर रहे हो। वो कहते हैं बेटा कोई बात नहीं, मौली मैंने बांध दिया, तुझे नज़र नहीं आएगी वो, बस तो अपना काम कर देना, लेकिन अकेले। क्योंकि वेत्री भी सोच ही रहे थे कि राजन साथ में चलेगा, लेकिन अब वो भी रास्ता बंद हो चुका था। रात के 12 बजते हैं, ये दिया जलाते हैं। शर्त यह भी थी कि दिया अपने घर से ही जला कर चलना है। धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे, जैसे जैसे रोशनी आगे आगे होती जा रही थी, सड़क नजर आती जा रही थी, इनकी रूह तक कांपती जा रही थी। आसपास भी देख रहे थे कि कहीं नजर ना आ जाए, अब तो मैं भाग भी नहीं पाऊंगा। ये दिया जलाते हैं और कुछ मंत्र उन्होंने दिए थे जिसका इन्होंने 108 बार उच्चारण करना था।
अब ये मंत्र का उच्चारण करना शुरू करते हैं। जैसे जैसे ये मंत्र का उच्चारण करते जा रहे थे वैसे वैसे इनका डर खत्म होता जा रहा था कि भाई सब ठीक है, सब ठीक है। लेकिन जैसे ही मंत्र खत्म होता है वैसे ही एक आवाज आती है, मदद, मदद चाहिए, मदद चाहिए। आंख खोलते हैं, वो उनके सामने थी, बिना आंखों के, लेकिन चेहरे पर एक ऐसी उदासी, चेहरे पर एक ऐसा दर्द कि पहली बार वेत्री को डर नहीं लगा। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। मालती हो ना आप? वो बस हाँ में सर हिलाती है। ये पूछते हैं, आपको क्या मदद चाहिए? मुझे मारना मत, मैंने तो कुछ नहीं बिगाड़ा आपका। वो बस ऐसे ना करती है, कोई जवाब नहीं। फिर बोलती है, मदद, मदद। सुनसान सड़क, एक दिया जल रहा है और एक इंसान प्रेतनी के सामने बैठा है। हिम्मत थी वेत्री की। वेत्री को अपनापन महसूस हो रहा था, मानो जैसे कि कोई एक कनेक्शन है उस लड़की के साथ, उस औरत के साथ। वरना वो मेरा शिकार भी करती। मदद मदद क्यों कह रही थी? वो कहती है, आप खुल के कहो, खुल के बोलो, क्या कहना चाहती हो? वो एक बात कहती है, मेरा बेटा तुम्हारे यहाँ, मुक्ति दिलाओ, वो दिलाएगा। बस ये कहते ही वो गायब हो जाती है। वेत्री को उसके सवालों के जवाब तो मिल गए थे, लेकिन अधूरे। मेरा बेटा तुम्हारे यहाँ, उससे बुलाओ, मुक्ति दिलाओ। समझा नहीं क्या कहना चाहती थी। ये धीरे धीरे साफ हो रहा था वेत्री को वापिस आते हुए। मेरा बेटा तुम्हारे यहाँ नहीं, सबसे पहले मेरा बेटा, यानी कि हो सकता है कि वो बेटा मरा ना हो, एक बात। अदरवाइज ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारे यहाँ, मेरे यहाँ? ऐसा तो नहीं कहीं उस बच्चे को इसी क्वार्टर के अंदर दफन किया हो? ये बात भी हो सकती है। मुक्ति दिलाओ, सही बात है, मुक्ति दिलाओ, यानी कि मेरा बेटा तुम्हारे यहाँ, मुक्ति दिलाओ, यानी इस क्वार्टर में। तभी तो वो मुझे मदद की बात कर रही है, किसी और से क्यों नहीं करती? अब वो कड़ी समझ चुका था कि उसका बेटा, उसके बेटे का जो शरीर है, कंकाल है, वो इस क्वार्टर के नीचे दबा हुआ है और उसको मुक्ति दिलानी है। अब जैसे अगली सुबह होती है, ये राजन को सारी बात बताता है, लेकिन राजन मना कर देता है। कहता है कि सर ये क्वार्टर बहुत पुराना है, ये कम से कम 30-35 साल पुराना क्वार्टर है, यहाँ पर कैसे हो सकता है वो? तो उन्होंने कहा भाई खोदा होगा। नहीं नहीं नहीं, पक्का फर्श है, ये फर्श जो है पक्का फर्श है। ये मेरी होश में आज से कई सालों से यहाँ पर कोई भी किसी तरीके की रिपेयर नहीं हुई। अब ये गांव के और लोगों से पूछते हैं, कुछ मिस्त्री होते हैं कि कुछ यहाँ पर आज से 10-12 साल पहले कुछ खुदाई करके कुछ फर्श बनाया था। सभी कहते हैं कि हमें पता नहीं, और जिनको पता था वो नाम आंसर देते हैं। बात अब और गहरी हो चुकी थी कि भाई मेरी समझ में तो यही चीज चल रही है कि मेरा बेटा तुम्हारे यहाँ, मुक्ति दिलाओ। नहीं, अगर ये नहीं है, इससे ज्यादा उस प्रेतनी ने कुछ बोला भी नहीं, तो फिर कैसे कैसे पता लगेगा? हाँ, एक चीज से पता लग सकता है। वो जो तूने कहा था कि एक परिवार था, वो मुझे बता, वो कहाँ पे गया? कौन सा परिवार? अरे भाई, जो तुझे कहा था ना कि जो गुंडों में से एक आदमी था जो अगले दिन ही गायब हो गया था अपने परिवार समेत। हाँ हाँ सर, उसका पता कर मुझे, कहाँ पे है? अब ना वो कैसे पता लगता? 10 साल पहले की बात थी। पहले उसके घर में जाते हैं, जो कोई और उसके घर में रह रहा था, उसके रिश्तेदारों से बात करते हैं, धीरे धीरे उसके रिश्तेदारों तक पहुंचते हैं। अब मैं जो आपको बात बताने जा रहा हूँ, फास्ट फॉरवर्ड में बताने जा रहा हूँ, क्योंकि इस बात को कई साल लग जाते हैं। रिश्तेदारों से बात करते हैं, कई रिश्तेदार कहते हैं हमें पता नहीं है। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था।
अब वो जो प्रेतनी थी वो धीरे धीरे उसके सपनों में आती थी, लेकिन बड़ी मायूसी से, उदासी से, जैसे उसको एक था कि ये आदमी मेरा काम पूरा करेगा। और ये भी बात करते थे कि मैं कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश करते 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 कुछ साल बीत जाते हैं, लगभग लगभग 10 साल बीत जाते हैं। 10 साल बाद इनको कुछ पता लगता है। इनको पता लगता है कि इनके जो नेबर हैं, जो इनके पड़ोसी हैं, उनके बेटे का रिश्ता पक्का हो गया है और शादी है। ये खुश होते हैं बहुत कि चलो भाई बड़ी बात है, लेकिन बड़ी छोटी उम्र में शादी कर रहे हैं यार, अभी तो 22 साल के था आसपास का है। तो ये सोच रहे थे कि अभी तो ये शिवांकर 22 साल के आसपास का है, इतनी जल्दी इसकी शादी क्यों कर रहे हैं। खैर, जब ये छुट्टी पे घर जाते हैं तो बात होती है शुरू कि भाई बड़ी जल्दी शादी कर रहे हैं इसकी। तो उनकी माँ कहती है, अरे हाँ, अब ये बाहर जाने की सोच रहे हैं। और क्या होता है ना कि कई बार अपना सगा बच्चा हो तो इंसान कुछ और होता है, अडॉप्ट किया बच्चा हो तो कुछ और होता है। अडॉप्ट किए? हाँ, तुम्हें नहीं पता? हाँ, मुझे कैसे पता होगा? मतलब शिवांकर जो है ये इनका अपना बच्चा नहीं है। नहीं नहीं नहीं, इनका अपना बच्चा नहीं है, इन्होंने अडॉप्ट किया था। अच्छा, किससे अडॉप्ट किया था? अरे तुझे बताती हूँ मैं, कई चीज़ों का डर भी होता है ना, समझा नहीं मैं। बात यह है कि अडॉप्ट हमें कहा है, लेकिन अंदर की बात तुझे बताती हूँ। ये वेतरी की माँ बता रही थी, अडॉप्ट नहीं किया, फिर खरीदा। खरीदा? हाँ, 2 साल का तो था जब इन्होंने के बच्चे को खरीदा। कितने साल का था? 2 साल का। कहाँ से खरीदा था ये थोड़ी अब बताएंगे, ये भी हमें पता लगा है, उनको थोड़ी पता है कि हमें पता है। अब पहली कड़ी जुड़ती है। क्या जुड़ती है? शिवांकर अडॉप्ट किया यानी खरीदा, 2 साल का था। ये सोचते हैं कि क्यों ना मैं शिवांकर से मिलने के लिए जाऊं। क्या कुछ कारण था? ये मिलने के जाने का एक बहाना था। शिवांकर से मिलने जाते हैं, घर वालों को बधाई देते हैं, लेकिन ये शिवांकर को बड़े ध्यान से देख रहे थे, आंखें बंद कर रहे थे। ध्यान से देख रहे थे, आंखें बंद कर रहे थे। अचानक से मालती की शक्ल आ गई थी और ध्यान से जब देखते हैं तो शक्लें मिल रही थी। शिवांकर मालती का ही बेटा था। इनकी खुशी की कोई सीमा तक नहीं रहती। अब ये एक काम करते हैं, एक ये ट्रिक खेलते हैं। शायद फंस जाते हैं, लेकिन ये पूर्णतः तौर पर विश्वास कर चुके थे कि ये मालती का ही बेटा है। ये उसके पिता के पास जाते हैं जिन्होंने अडॉप्ट किया था। बात करते हैं, अंकल सब ठीक है, बड़ी जल्दी कर रहे हो बेटे की शादी? हाँ बस अच्छी लड़की मिल गई। अच्छा ठीक है, ये है। वैसे एक बात बोलूं जी, मान लीजिए कि इसके जो माता पिता हैं असली, उनको पता लग गया तो? जैसे ही बात करते हैं उसके पिता के माथे से पसीने छूटने लग पड़ते हैं। नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपने लीगली अडॉप्ट किया होता, आपके पास कागज पत्तर होते, फिर तो कोई बात नहीं थी, लेकिन आपने तो खरीदा। ये पहले बोलते क्या बकवास कर रहे हो अंकल, ऐसा मत कीजिए। देखिए, सिर्फ एक छोटी सी बात आपसे करनी है, ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा। जितना आप इस चीज़ को निगलेक्ट करने की कोशिश करोगे आपके लिए उतना नुकसान होगा। तो बात सीधी सीधी कर लेते हैं। मुझे पता आपने खरीदा, बस मुझे थोड़ा सा ये बताइए आपसे खरीदा किसने? बस मुझे थोड़ा सा ये बताइए आपने किससे खरीदा? पर्दाफाश हो चुका था, अंकल को बताना पड़ना था उनके पिता को। वो सारी बात बताते हैं कि ऐसे ऐसे गाँव से एक आदमी आया था, उससे मैंने खरीदा। वो कह रहा था कि ये बच्चा है, इसकी माँ मर चुकी है और कोई नहीं है, तो मैं इसका दूर का रिश्तेदार हूँ, मेरे हवाले कर दिया। मैं तो भाई इसको पाल नहीं सकता, देखो अगर खरीदना तो ठीक है, हम जरूरतमंद थे, हमने खरीद लिया। इन्होंने पूछा कौन से गांव से, और जो गांव का नाम लिया वही गांव था। अब सब कुछ क्लियर हो चुका था। मेरा बेटा तुम्हारे यहाँ मुक्ति दिलाओ, यानी कि मालती का बेटा किसके पास है? जो वेत्री है उसके पड़ोस में, उसके पास ही हो गया, मुक्ति दिलाओ। अब उनकी मालती की मुक्ति किसने दिलानी थी? उसके बेटे ने, शिवांकर ने। अब ये फिर सारी बात करते हैं। धार्मिक फैमिली थी वो भी, इन चीज़ों में विश्वास करती थी। अब जब पता लगता है कि बेचारी उसकी माँ के साथ ये सब कुछ हुआ, उनका भी हृदय पसीज जाता है। लेकिन अब शिवांकर को भी तो बताना था।
जब शिवांकर को ये बात बताई जाती है तो वो फूट फूट कर रोता है कि उसकी माँ के साथ ये कुछ हुआ, और आखिर में उसको समझाया जाता है और फिर वो जगह पर लेकर जाया जाता है, उस सड़क पर। वहाँ पर हवन यज्ञ होता है मुक्ति के लिए, मालती की मुक्ति के लिए। और गले लगाकर रोता है जब वेत्री, उसके कंधों से एक बोझ उतरता है, क्योंकि एक वादा किया था उसने मालती के साथ कि वो मुक्ति दिलाएगा। बेटा अपनी माँ से मिला, मुक्ति हुई माँ की, मालती की। ये किस्सा था एक पोस्टमैन का, जिसने ना सिर्फ अपनी जिंदगी में लोगों के घर चिट्ठियां पहुंचाने का काम किया, बल्कि एक तड़पती हुई माँ के पास उसके बेटे को भी पहुंचाया। एक तड़पती हुई औरत को मुक्ति की राह दिखाई। सलाम है ऐसे पोस्टमैन को, सलाम है ऐसे वेत्री को। उम्मीद करता हूँ किस्सा आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए भाई। किस्सा सच में बड़ा मार्मिक था, बड़ा हैवी था। ऐसे किस्से मेरे लिए सुनाने बड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा इमोशनल हो जाता हूँ भाई। तो आप भी थोड़ा सा इमोशनल होकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में फीडबैक जरूर दीजिएगा। और उम्मीद करता हूँ कि आप सबकी दिवाली काफ़ी अच्छी रही होगी। अब थोड़े से जो कमेंट्स हैं उसको भी हम गो थ्रू कर लेते हैं, ताकि हमारे जो दोस्त हैं नाराज़ ना हो। लेकिन उससे पहले नया एपिसोड रिलीज़ हो चुका है मेंबरशिप ओनली का। उम्मीद करता हूँ जिन्होंने मेंबरशिप ओनली ज्वाइन किया हुआ उनको पसंद आया होगा, लेकिन जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, जो ये आपको थंबनेल दिखाई दे रहा है, लुधियाना की खूंखार चुड़ैल, वन ऑफ द डेडलीस्ट चुड़ैल। भाई इतनी अजीब चुड़ैल, सच में कई ऐसे किस्से मैंने चुड़ैलों के बयां किए, लेकिन ये तो भाई सबसे अजीब था। तो ज़रूर इसको सुनिएगा। जिन्होंने मेंबरशिप ली है उन्होंने ऑलरेडी सुन लिया होगा और अच्छे कमेंट्स भी आए होंगे। मैंने अभी चेक नहीं किए, जल्दी से चेक करूंगा। लेकिन जो थंबनेल दिखाई दे रहा है यही है, और इसके साथ साथ और भी 9-10 एपिसोड्स और हैं जो आपको सुनने को मिलेंगे। सिर्फ एक एपिसोड के लिए आपको ज़रूरत नहीं है, और साथ के साथ आने वाले समय में भी आपको मेंबरशिप के अच्छे से अच्छे वीडियो सुनने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप नहीं भी ज्वाइन कर रहे तो ऐसा नहीं है कि मेंबरशिप को कोई अलग से मैं बाद में यहाँ पर वीडियो नहीं आएगी, जो रूटीन की वीडियो है वो चलती रहेंगी। सो जिन्होंने ज्वाइन किया है उनका धन्यवाद। जो ज्वाइन करने की सोच रहे हैं तो मैं भी उनको धन्यवाद करने की सोच रहा हूँ, क्योंकि जब आप ज्वाइन कर लेंगे तो तब आपका धन्यवाद भी कर दूंगा। सो इसके अलावा अब हम बढ़ते हैं। सच ये 29 रुपये पर मंथ, यानी कि 1 रुपये से भी कम पर डे का खर्चा है, कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा खर्चा है नहीं। अब हम चलते हैं कुछ कमेंट्स की ओर, और फिर इस कड़ी को भी जारी रखना ज़रूरी है। अब जैसा मैंने कहा था कि मैंने जैसे कहा था जो व्यूअर्स हैं भाई वो रेगुलर कमेंट करें, तो आपने कमेंट्स की बाढ़ लगा दी। तारीफ़ें हैं, क्रिटिकल कमेंट्स भी हैं। और एक और जल्दी मैं शुरू करूंगा किस्सा, जिसमें कमेंट ऑफ द डे मैं बोला करूंगा, जो किस्से के बीच में बोला करूंगा। तो आप भी ऐसे अच्छे अच्छे कमेंट मुझे कीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि तारीफ़ें करनी है, क्रिटिकल कमेंट अच्छी भाषा में अच्छे तरीके से किया होगा वो भी ऐड होगा। स्टार्ट करते हैं लक्ष्य सिंह से। नाइस वर्क सुनील भाई, अप्रिशिएट योर कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क एंड स्टोरीज आर वेरी एडिक्टिव एंड रियली ग्रेट। थैंक यू सो मच लक्ष्य भाई। देन उसके बाद हम बढ़ते हैं हाँ, सूची विशिष्ट कह रही हैं ज्वाइंड एज अ मेंबर टुडे, लव फ्रॉम कनाडा। थैंक यू सूची सो मच। इसके अलावा मनदीप सैनी कह रहे हैं लो पाजी, वीडियो हाई पॉइंट्स रीच्ड 66,840 टू 69,120। हमें तो बिल्कुल ज़रूरत है आप, और आप ऐसे ही राइज करो। थैंक यू सो मच सैनी साहब, और उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही आपका प्यार सपोर्ट बनी रहेगी। एक अपने भाई हैं, उनको थोड़ी सी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, तो मैं आपका इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को दूर करना चाहता हूँ। ये है अमाद चौधरी साहब। ब्रदर मैं पाकिस्तान से हूँ, डेली आपकी स्टोरी सुनता हूँ। लास्ट नाइट कमेंट्स भी किया था बट आपने कोई जिक्र भी नहीं किया, पाकिस्तान से हूँ इसलिए। हालांकि मैंने आपका इसको उत्तर दे दिया था चौधरी साहब, लेकिन भाई पाकिस्तान से हो तो इसी दुनिया से हो ना, मतलब बाहर की दुनिया से भी होगा तो मैं फिर भी कर दूंगा भाई। ये इंडिया पाकिस्तान, देखो जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो हैं। आपको
रिस्पॉन्स करना या ना करना डिपेंड इस बात पे करता है कि आपकी मेंटालिटी कैसी है। अगर आप उन चीज़ों को कंडेम करते हैं कि भाई जो हमारे लोगों के साथ जहाँ पर पहलगाम में हुआ गलत हुआ, तो समझ में आता है, यानी आपकी इंसानियत है। मैंने भी ये लिखा था ना कि भाई इंसानियत पहले है, पाकिस्तानी वो बाद में। आप भी तो हमारे ही हो भाई। किसी ज़माने में हमारे घर थे जो, वो आपके इलाके में ही थे, है ना। तो ऐसा नहीं है कि आप पाकिस्तानी हो या कुछ ऐसा। मैंने आपके रिस्पॉन्स भी दिए थे, लेकिन जो मैंने आपको ये बताया ना, वीडियो जो होती है वो प्री रिकॉर्डेड होती हैं। जैसे 3-4 वीडियो पहले प्री रिकॉर्डिंग होंगी, मैं उसमें कैसे ऐड कर सकूँगा। आज मैंने ऐड कर लिया, हो सकता है जो आज कमेंट करेंगे मेरे इस वीडियो पे, वो अब मैंने इसके बाद 2 और वीडियो रिकॉर्ड करनी है तो उसके बाद ही बारी आएगी। तो ये होता है। अदरवाइज दिल से आपको रिस्पेक्ट है कि आप दूसरे देश से सुन रहे हैं, और आपके भी यहाँ पर काफ़ी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उसके बावजूद मुझे भी सुन रहे हैं। उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच भाई। और ऐसे ही प्यार और सपोर्ट आप अपना दिखाते रहिए। देन हम बढ़ते हैं राज लक्ष्मी मेहता की ओर। भैया आपकी वीडियो में सोने जाने तक बिल्कुल अवॉइड करती हूँ, क्योंकि सोते टाइम तो आपकी स्टोरी ही सुननी होती है। एक तो आप रोज़ स्टोरी लाते हो और आपकी नरेशन बहुत अच्छी है, परफेक्ट फॉर बेड टाइम स्टोरी। सो थैंक यू फॉर योर एफर्ट्स। हरे कृष्णा हर हर महादेव, हरे कृष्णा हर हर महादेव राजलक्ष्मी जी। और आपने दिवाली की शुभकामनाएं भी दी हैं, थैंक यू सो मच। और आपको भी, आपके परिवार को दिवाली की शुभकामनाएं, और इतनी तारीफ़ करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद रहती है मुझे भी कि मैं रोज़ अपने आप को ज़्यादा नरिश कर सकूं। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और इसके अलावा एक अपने भाई हैं, भाई आपसे मुझे बहुत नाराज़गी है। दिनेश सिंह जी ने भी अभी ज्वाइन किया है, आपने हैप्पी दिवाली का मेंबरशिप भी ज्वाइन किया। दिनेश सिंह जी धन्यवाद बहुत बहुत आपका, और मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सच एक मैं उस पर जाना चाहता हूँ, द रीज़न कि एक तो उन्होंने मुझे बहुत देर बाद मैसेज किया है और क्रिटिकल मैसेज किया है, तो फिर मैं क्रिटिकल मैसेज को भी करना चाहूँगा। रोहित एम तिवारी जी, भाई इतनी देर कहाँ गायब हो गए थे तिवारी साहब? कोई नाराज़गी है तो बता दो यार, क्या हुआ? खैर, अब अगर आप बिजी थे तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन कोई बात की नाराज़गी है तो नाराज़ नहीं होना भाई से। अच्छा, रोहित तिवारी जी कह रहे हैं भाई आजकल आप स्टोरी कुछ ज़्यादा ही स्लो सुना रहे हो। न्यूज़ और यूज़र स्टार्ट से 1.5 पर नहीं सुनता, वो थोड़ी देर ही सुनेगा और बीच में ही छोड़कर चला जाएगा। थोड़ी सी स्पीड आप भी इंक्रीज करो, एक छोटी सी सुजेशन। रोहित जी बहुत बहुत धन्यवाद। और सच में एक बड़ी डीप ऑब्जर्वेशन है। ऑल दो जो एनालिटिक्स हैं मेरे वीडियो के, वो कुछ और ही बयां करते हैं। जो मेरे एनालिटिक्स हैं उसकी जो रिटेंशन है वो बड़ी हाई है, लेकिन फिर भी अगर मैं इस चीज़ को सोचूं तो गलत नहीं है। जैसे आप कह रहे हैं कि हो सकता है आप में से कई लोग 1.5 की स्पीड से सुनते होंगे, जो सही भी है, और हो सकता है कि उस पर सुनने में ज़्यादा मज़ा भी आता होगा। मैंने कभी सुना नहीं है, लेकिन ये भी बात बिल्कुल ठीक है, जो नए यूज़र होंगे, जो नए व्यूअर्स होंगे, उनको हो सकता है कि मेरी स्पीड स्लो लगे। और स्लो स्पीड की मैं काफ़ी बार वजह बता चुका हूँ कि भाई जो नरेशन होती है वो हमेशा इमोशंस में, विजुअलाइजेशन में लेकर जाती है। लेकिन आपकी बात भी ठीक है कि जैसे जैसे व्यूअर्स नए आएंगे उनको बहुत स्लो है, कईयों को बहुत जल्दी सुनने की होती है। तो अब इसमें नेचुरल जो मेरी नरेशन है वो एक नेचुरल फिनोमिना है, उसको मैं चेंज नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन थोड़ा सा जो इसका हाईलाइट होती है, जैसे मैं टीज़र करता हूँ कि ये हो, उसको थोड़ा सा तेज़ कर लेंगे। और उम्मीद है कि आपकी छोटी सी सजेशन मेरे लिए बड़े काम की साबित होगी। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी। और उम्मीद रहेगी आप जो रेगुलर कमेंट्स भी करते रहेंगे। और भी कई जो हैं कमेंट्स हैं उनको भी मैं आगे के वीडियो में मेंशन करूंगा। द रीज़न कि अब तो समय काफ़ी हो गया है, आज का वीडियो लंबा हो चुका है काफ़ी, तो इतना लंबा वीडियो करने का कुछ तुक बनता नहीं है। सो ख़त्म करते हैं आज का वीडियो यहीं पे। उम्मीद करता हूँ कि ये किस्सा बड़ा ही दमदार किस्सा, बड़ा ही अजीब किस्सा, और तमिलनाडु की साइड का शायद पहला किस्सा आपको बेहद पसंद आया होगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।